सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। जमहूर दौरे जमहूरियत में, जो कि अपेरेंटली यानी बादियों नज़र में तो जमहूरियत है, उसमें ज़ेर अताब है। ऊपर से आज के दिन हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते रहे हैं। पूरा दिन तकारीर होती रही, जोशो जज्बे के साथ सहाफ़त का अलम बुलंद किया जाता रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौरे हुकूमत के अंदर गुज़िश्ता 12 महीने में क्या क्या जुल्म बपा नहीं किए गए सहाफ़ियों के ऊपर, किस किस की तरह से उन्हें एबडक्ट नहीं किया गया, किस किस तरह से उन्हें फस्तायत का निशाना नहीं बनाया गया, किस किस तरह से उन्हें बरहना नहीं किया गया, किस किस तरह से उन्हें पाबंदे सलासल नहीं किया गया। और बोल तो इस सफ में सबसे पहले खड़ा है हमारे को चेयरमैन शुएब शेख साहब, उन्हें दहशत गर्दों की तरह अदालत में पेश किया गया। हमारे प्रेसिडेंट समी इब्राहिम साहब, उनको हमारे दफ्तर के बाहर हरासा किया गया। हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान, उनको एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत ट्रायल किया गया। मैं एबडक्ट किया गया 11 दिन तक। मैंने वो जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त की है, नहीं बता सकता। इस यंग एज में जेल काटना पड़ी है 3 दिन के लिए। तो उस मुल्क में जिसको हम जमहूर के नाम पर आज़ाद मुल्क कहते हैं, वहाँ पर सहाफ़ियों के लिए यौम आज़ादी सहाफ़त मनाना किस तरह का होगा, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन लेक्चर वो लोग दे रहे थे जिन्होंने शायद एक भी दिन इस तरह का नहीं काटा होगा। इस वक्त यूनाइट होने की ज़रूरत है। उस सूरत हाल में जिस वक्त मुल्क एक ऐसी ट्रैजेक्टरी की जानिब है जहाँ से वापस आना, उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है। महंगाई 62% तक छू सकती है। जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक और ख़तरनाक हैं। ऊपर से इलेक्शन तो कराने की बात हो तक नहीं रही। आज पार्लियामान ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट किया जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पार्लियामान की तमाम कार्रवाइयां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश की जाएं, उनका तमाम खुलासा रखा जाए। हेड ऑन हो चुके हैं इंस्टीट्यूशंस। इस सारी सूरत हाल में अवाम का पुरस्तान हाल कौन है? आने वाले दिनों में अवाम का क्या बनेगा? ये तमाम हुक्मरान जो अवाम के वोट के ऊपर पार्लियामान के अंदर बैठते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बड़ी बड़ी पोजीशन लेकर बैठे हैं, ग्रेड्स मिलते हैं, इनको पार्क्स मिलते हैं। 1,68,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर कोई एमएनए अवाम की खिदमत के लिए तैयार नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। तो फिर कौन सी ऐसी बात है जिसकी खिदमत के तहत आप पार्लियामान में बैठे हैं और पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर पाते? और करने की बात की जाए, सवाल किया जाए तो पाबंद सलासिल ठहराए जाते हैं। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। हम आज का हैशटैग है #टॉक्सफेल्ड। #टॉक्सफेल्ड। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब मुज़म्मिल असलम साहब, मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात और साबिक़ गवर्नमेंट के अंदर आपका और शौकत तरीन साहब का एक बड़ा कलीदी किरदार था मुल्क के इकॉनमी को ट्रैक पर वापस लाने के लिए। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून। हमारी तीसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरमा आलिया हमज़ा मलिक साहिबा, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और हमारे चौथे और आखिरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और काबिल कदर मेहमान जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब, साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला सवाल मेरा मुज़म्मिल असलम साहब से होगा। मुज़म्मिल असलम साहब, मुल्क ट्रैक पे आता दिखाई नहीं देता। इकॉनमी के हवाले से जो इंडिकेटर्स हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि 21 अरब रुपए मांगे जाते हैं केपी पंजाब इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कराने की नीयत वैसे नहीं है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 21 की जगह 35 अरब मिल सकते हैं। और जो महंगाई के इंडिकेटर्स हैं, दे आर एलिवेटिंग टू, वो कहते हैं ना कि स्काई रॉकेटिंग टू 62%, जो इस वक्त लोग कह रहे हैं। वुड यू एग्री विद दिस सर? देखिए बात ये है कि मुल्क क्यों नहीं दे सकता 21 अरब रुपए, जब रोजाना के 17 से 18 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी में अदा कर सकता है। तो 5 साल में एक दफ़ा जो है 21 अरब रुपए क्यों नहीं दे सकता? और अगर नहीं दे सकता तो फिर एक छोटा मिनी बजट ले आए। एक मिनी बजट जैसे अभी 170 अरब रुपए का लगाया था, तो 20-25 अरब की वो लगा दे टैक्स।
अगर वो भी नहीं करना तो फिर पेट्रोल में एक दफ़ा में जो है 5 रुपये सबसे ले लें हमसे, तो 21 अरब रुपये जमा हो जाएंगे। महीने का हम 2 अरब जैसे कहते हैं लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो अगर 5 रुपये लीटर के हिसाब से अगर हमसे 4 महीने ले लें तो 20 अरब रुपये जमा हो जाएंगे। वो दो महीने में 20 अरब रुपये जमा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर फिर भी कोई मसला है तो इमरान खान को कहते हैं एक टेलीथॉन करा देते हैं और इमरान खान 21 अरब रुपये 1 घंटे में उनको जमा करके दे देंगे। मसला सारा नीयत का है बॉस, और नीयत इनकी खराब है, और ये इनकी नीयत खराब है। खान साहब जैसे बार बार बोलते आ रहे हैं कि अगर ये जीत रहे होते ना तो ये कल की जगह आज इलेक्शन करा देते, ये जीत नहीं रहे। अभी पिछले 1 महीने में इन्होंने 70 अरब रुपये 80 अरब रुपये का मुफ्त आटा, जिसकी अंदर खाकान अब्बासी ने कहा 20 अरब की करप्शन, अब आज उस फिगर को बढ़ा के खाकान अब्बासी ने कहा कि वो 30 से 35 अरब रुपए की करप्शन की है इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने पिछले साल जब ये आटा जब वो आए थे तो आलमी मार्केट में तेल महंगा था, तो इन्होंने 3 अरब डॉलर का मंगा लिया था, वो जो उस वक्त 900 अरब रुपए का बनता है। वो भी हमें अब लगता है कि वो उधर बहुत महंगे दामों में मंगाया था, उसमें भी कोई गेम थी। तो बहुत सारी चीजें, ये जो सिर्फ डॉलर की कीमत 100 रुपये बढ़ी है, 100 रुपये बढ़ने से डॉलर का जो पाकिस्तानियों का कर्जा जो है पाकिस्तानियों का 13,000 अरब से बढ़ गया। तो जब आप 13,000 अरब रुपए का जो है सिर्फ डॉलर की वजह से कर्ज बढ़ा सकते हो, तो 20 अरब का और कर्ज ले लो। और जब से ये हुकूमत आई है 12,000 अरब रुपए का इन्होंने कर्ज लिया है, 12,000 अरब रुपए का 12 महीने का 1,000 अरब रुपए कर्ज लेते हैं। तो अगर जब आप महीने के 1,000 अरब रुपए कर्ज लेते हो तो एक महीने 1,021 अरब ले लेते भाई। ये भी तो हम ही ने उतारना है ना, कौन सा आपके जो है रिश्तेदारों ने उतारना है। आप लोग तो उल्टा हम पे बोझ हैं, ये जो सारा कुछ कर रहे हैं। एमपीज को जो इन्होंने तरक्याती स्कीम में 80 अरब रुपए दे दी उठाकर, ठीक, ये एमपीज को कौन सी तरक्याती अखराजात की जरूरत थी? ये वो वाले हैं जिसका अनऑडिटेड है अकाउंट्स, मतलब वो नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं होगा। सबको इलेक्शन लड़ने की पहले से रिश्वत दे दी, जिन्होंने सिंध हाउस में जाके बैठे थे उनके लिए भी हिसाब किताब निकाल दिया। तो मसला सिर्फ यही है कि ये जो एक दिन अपना कीमती बना रहे हैं हुकूमत में बैठ के, खाना पीने लगे हुए, खापे लगे हुए, वो जो है इलेक्शन जिस दिन हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो वो आखिरी मौजे कर रहे हैं, लेकिन करने दें, कितने दिन बकरे की माँ खैर मनाएगी, आखिर इसने आना तो खड़ा ही नहीं है। ये 62% एलिवेटेड जो इन्फ्लेशन रेट है इस साल, इसके ऊपर बात हो रही है कि एक्सपेक्टेड है। आप एग्री करते हैं कि वाकई महंगाई इस हद तक छू सकती है इस बजट के फौरन बाद या पहले? देखें, बात यह है कि बास चीजों में तो 200% महंगाई है। हम जहाँ छोड़ के गए थे आटा 55 रुपए, आज 150 रुपए किलो है, ठीक है। पेट्रोल हम 150 रुपए में छोड़ के गए थे, वो 282 रुपए लीटर है। तो बास ये तो जो है इदारे शुमारियात कह रहे हैं ना 36.8% महंगाई है। अगर आप नुक्ता में नुक्ते चीजें देखें तो वो आपको मेजॉरिटी चीजें 100% से ऊपर ऑलरेडी उनकी महंगाई हो चुकी हुई है। जब डॉलर 100 रुपए बढ़ गया, 180 से 280 हो गया, तो कहाँ पे कोई चीज, सिर्फ चावल ले लें जो वाफिर है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, 125 रुपए किलो था, आज जो है 350 रुपए 400 रुपए किलो। और अगर आप वो पैकिंग वाला ले लेंगे तो 450 500 रुपए किलो आटा वो चावल हो चुका है। तो ये तो बेवकूफ बना रहे हैं कि जी वो 36.8% पाकिस्तान की तारीख की, ये भी 70 साल 75 साल तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है, लेकिन 36.8% कहाँ से, किसने के लिए महंगाई है? आप जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसका आप रेट उठा लें एक की हुकूमत से, आज तो आपको नजर आ जाएगा। वेरी राइट मुजम्मिल भाई, साथ रहिएगा। मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब से बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट लेना है। अजहर सिद्दीक साहब, एक तो ये बताइए कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का ऑडिट कर सकती है? बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। जब इंसान की औकात से ज्यादा बढ़ जाए, जब एक किसी प्याले में पानी ज्यादा डाल दें तो वो बाहर गिरता है। और मैं बार बार कहता हूं कि हमने इन पार्लियामेंटेरियन को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी है सर। इनको ना इदारों की तौकीर का पता है, ना इज्जत का पता है। नूर आलम की जुबान देखें, इतनी जुबान दराज है उनकी, वो शर्म उसको आती नहीं है कि भाई आइन और कानून नहीं आता तो इस तरह करो, मुझे दो, मैं ट्रांसलेशन करके दे देता हूँ तुम्हें उर्दू में। अच्छा ना सही, चलो फारसी में, मैं आपको कह दूंगा कि पंजाबी में पढ़ा दो इसको। बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें हैं। इस वक्त क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इस वक्त जो काम वो कर रहे हैं
वो सुप्रीम कोर्ट की अहकामत पर अमल दरामद नहीं करना चाहते। वो एक प्लानिंग के साथ इदारों को, यानी ये अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ये बताएं इनका क्या ताल्लुक है? नूर आलम ने जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, जो कर रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब, सर ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत बोला है आज, कल भी। देखे ना, लेकिन याद रखिएगा ये सब चीजें जमा हो रही हैं। बताता चलूं, ये आर्टिकल 69 का सहारा लेना चाहते हैं। आर्टिकल 69 का सहारा नहीं मिलना है इनको। वो बात देखें, जो प्रोसीडिंग आर्टिकल 6 लग सकता है इनके ऊपर, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट या आर्टिकल 6। पहले तो आर्टिकल 68 की वायलेशन है कि आप किसी जज के कंडक्ट के बारे में आप पार्लियामेंट में बात ही नहीं कर सकते, वो वायलेशन है। जब वो वायलेशन करेंगे तो आप अपना हलफ तोड़ेंगे, जब हलफ तोड़ेंगे तो आर्टिकल 4 और 5 लगेगा। जब आर्टिकल 4 और 5 लगे, कोई कोर्ट भी आपको उठाकर बाहर फेंक सकती है। ये देखिए, ये पैसा जो आता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आता है और अदलिया का पैसा है सारा। अदलिया का पैसा सारा ऑडिट होता है, ऑडिटर जनरल सारी एक एक चीज को देखता है। ये बुलाना चाह रहे हैं, किस बुनियाद पे बुलाना चाह रहे हैं? तो ये कब होगा सर? 14 मई के बाद होगा? 14 मई तो आ गई, सर पे आ गई। पहली तो बात है कि वो किसी खुशफहमी में अदालतें और सुप्रीम कोर्ट इसकी पाबंद नहीं है। वो कोई ना कोई किस तरह करेंगे, वहां से किसी क्लर्क को भिजवा देंगे ना, क्लर्क जाके उसका जवाब दे आएगा, इनको हाजिरी लगा देगा। आपको पर्सनल जरूरत क्या है? आपको कोर्ट है, आपको इख्तियार है किसी इस कॉन्टेक्स्ट में देखने का। आपको एतराजात बहुत सी बातों के ऊपर होगा, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, अपोजिशन ने तो अपनी साख वैसे खत्म कर दी ना। अपोजिशन तो इस वक्त हुकूमत वक्त के साथ मिलके उनके एजेंडे को परसू करती फिर रही है। इसीलिए बाकायदा जो है ना, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पता है मैंने अपोजिशन लीडर राजा रियाज और इन सब लोगों की तैनातियां चैलेंज की हुई हैं, जिसमें मैंने कहा है ये तो पीटीआई के लोग थे, पीटीआई से टूट के गए। क्या पीटीआई का एजेंडा लेकर चल रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये एमएनए मुंतखब हुए ये वो लेकर चल रहे हैं? इन्होंने तो चेहरे पे नकाब चढ़ाए हुए हैं, ये तो बहरूपिये बने हुए हैं इस वक्त। जिस तरह सा तरीका करो, और ये मैं बता दूं, चलो मैं इस सारे मामले में मैं डाटा सारा मंगवा रहा हूँ। मैं नूर आलम खान साहब का जो ये जो जितना काम किया, मैं इसको आगे चैलेंज करने का इरादा भी रखता हूँ। सर उनको चैलेंज करेंगे, साथ साथ जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स में खिताबात में जो जो कुछ बोला गया है, आज खालिद मकसी साहब, बाकी लोगों की आप तकारीर सुन लें, आपको ऐसा वैनम मिलेगा उनकी गुफ्तगू के अंदर कि बलूचिस्तान में ये हुआ तो पंजाब वालों को क्यों छोड़ रहे हैं। उनका जो आपको पता है कि गुफ्तगू का जो मरकज़ था वो इमरान खान साहब थे, लाहौर में बैठे हुए हैं। तो ये जो पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स हैं, क्या ये चैलेंजेबल हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कि कोई इतना वैनम वहाँ से स्पिट कर रहा है? नहीं, देखें, शेख रशीद साहब की तरफ से ना, इससे पहले मैं लिख चुका हूँ, मैं बाकायदा स्पीकर को लिख चुका हूँ। स्पीकर को पता है, आपने 5 सफ़े का एक खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को। हाँ जी। उस खत को अगर आप देखें तो उस खत को समझ आ जाती है। हाँ। यानी उन्होंने 4 जजेस 3 जजेस की कंट्रोवर्सी, उन्होंने कहा हम फैसला नहीं मानते हैं, इस तरह की सारी बातें की। मैंने सारा डाटा मांगा, डाटा नहीं दे रहे वो, रिकॉर्ड नहीं दे रहे वो। और ये जितना भी जो कुछ कर रहे हैं आर्टिकल 68 की वायलेशन है। और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ये मार्शल लॉ को दावत देने की बात हो रही है। वो नहीं चाहते कि इमरान खान आ जाए। अब वो हालात ऐसे बना रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की टसलबाजी शुरू हो जाए, एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अजहर भाई, आप साथ रहिएगा, वी आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम। मैं ज़रा यहाँ पर एक चीज़ अनाउंस कर देता हूँ कि थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ हैं। आलिया बीबी वीडियो पे हमारे साथ थी कनेक्टेड, और थोड़ा सा वहाँ पर बैरूनी तकनीकी मसाइल की वजह से वीडियो उनकी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड हैं। आलिया बीबी बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? मुझे 2-3 बातों पे जरा बात करने में दीजिएगा। बड़ी इम्पोर्टेंट आपने जो स्टार्ट उनसे किया था, मैं उसको कुछ स्टार्ट देना चाह रही थी और मैं उससे कुछ लोगों को खराज तहसीन भी पेश करना चाहती हूँ। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। सबसे पहले तो उन सारे सहाफ़ियों को जो रिजीम चेंज के बाद इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद जिस तरह से उन्होंने इस हुकूमत की सच्चाइयत का, इस हुकूमत की फाशिज्म का मुकाबला किया है, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। इंक्लूडिंग यू, मैं जो एक डेटा रखना चाहती हूँ जिसकी फाइंडिंग्स आई हैं आज जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, वो ये 140 अटैक्स हुए हैं जहाँ पर वायलेशन हुई है मीडिया वर्कर की, और पिछले साल से जो इंक्रीज है वो तकरीबन तो 70% का, और असॉल्ट केसेस में 36% का जो है ये पिछले साल से इंक्रीज आया है।
और 21 जो विक्टिम फैमिलीज है जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से इन्होंने जो हमारे जमाने में जो बिल्कुल ये कहते हैं ना कि पीटीआई विक्टिमाइज करती थी तो 4% था जो इस वक्त 21% हो गए। और अब अगर इसमें मैं नाम लेना शुरू करूँ, अरशद शरीफ शहीद साहब से लेकर यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब से लेकर सलीम इब्राहिम साहब से लेकर साबिर शाकिर साहब से लेकर मोहित शहजादा साहब से लेकर यहाँ पर सदीक जान, और आखिर में जो मैं आपका जिस तरह से आपने मुकाबला किया सारी सच्चाइयत का, क्योंकि हथकड़ियाँ पहनाए और उसके बाद भी आप लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा और इसको कोई जो है डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस फासिस्ट हुकूमत का मुकाबला करने में गोल भी खड़ा हुआ है, एआईआई भी खड़ा, और हमें इस सारी बातों को याद रखना चाहिए। अब थोड़ी सी बात में गवर्नर साहब ने की थी, मैं उसके ऊपर आ जाऊँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये हुकूमत कर क्या रही है। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हमें फैक्ट तो बता दिए, लेकिन मैं 2 कंपैरिजन करना चाहती हूँ। इस वक्त हो क्या रहा है, ये जो पार्लियामेंट जो एक मफलूज डमी पार्लियामेंट है जिसके अंदर न हम मौजूद है और हमारे ऊपर जिस तरह से इन्होंने दरवाजे बंद किए, कि सिर्फ आर्टिकल 68 की वॉयलेशन नहीं कर रहे, इनकी हर करारदाद, इनकी हर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है ना वो नल एंड वाइड होगा, क्योंकि ये जितना कुछ पेश करें ना वो आइन और कानून के मुनाफी पेश करें। जैसे मैंने कल बताया था कि प्रिविलेज कमेटी की तो मीटिंग हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि एज ए पार्लियामेंटेरियन मुझे पता है कि 86 मेंबर्स के साथ आपका फोरम होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ हम मौजूद नहीं है, इनका फोरम को पॉइंट आउट करने वाला नहीं है, तो ये 40 बंदों के साथ भी करारदादे पेश करते रहे। लेकिन प्रिविलेज कमेटी के अंदर तो एक मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। 22 मेंबर की कमेटी में वो 3 मेंबर के साथ सारा इन कैमरा सेशन कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद उन्हीं का भेजा हुआ कानून कैसे जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ जा सकता है। तो और ये कह रहे हैं कि ये तौहीन पार्लियामेंट लगाएंगे, इनके ऊपर तो तौहीन आइन, कानून, जजेस, अदलिया, इंसानियत, अवाम सब कुछ लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आलिया बीबी लगना तो सब कुछ चाहिए, और फिर अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप लोगों के टॉक्स भी फेल हो गए हैं। आप लोग क्या करेंगे अब? कल खान साहब को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला लिया। तो एक ड्रामा थे, ये लोग बिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे, और मैं ये कहती हूँ कि पीटीआई ने बड़ी अच्छी तरह से इनको बताया कि हम टेबल टॉक भी कर सकते हैं और हम बड़ी सीरियस टॉक कर सकते हैं, लेकिन ये 2 चीजों का यहाँ कंपैरिजन होना चाहिए था। वो कंपैरिजन ये होना चाहिए था कि इनका पिछले जितने अरसे के इजलास है, यानी 110 दिन का एक लिखा होते थे इस साल के अंदर पार्लियामेंट में मिलना है, 103 दिन इनके ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद इसको जितना मर्जी लंबा कर दे, और 103 दिन की कार्रवाई है कि ऑर्डर ऑफ द डे के अंदर ये आता है कि जी हमने जो गैस का रेट था आपने देखा है 50 रुपए से 400 रुपए का कर दिए, उसके ऊपर यहाँ पर करारदाद लाई जाती है। वो करारदाद पे बहस ही नहीं होती है, यहाँ पर लाया जाता है कि छोटे ग्रेड के लोग हैं उनको हमने रेगुलाइज करना है, उस पर बात ही नहीं होती है। यहाँ पर लाया जाता है कि जी पिंड के अंदर ये हालात है, उस पर भी बात नहीं होती है। यानी अवामी मसाइल पर बात करने के लिए वहाँ पर बात क्या हो रही है, अदलिया के ऊपर अटैक कैसे करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हमने इस्तेकाफ कमेटी में कैसे बुलाने, सदर से हमने आईनी इख्तियार कैसे लेने कि सदर इलेक्शन की डेट कल को ना दे सके, क्या हमने तो इन्हें पार्लियामेंट किस पे लगाने। पार्लियामेंट का मकसद था अवाम के वोटों पर आए हुए नुमाइंदे अवाम की बातें करें। यहाँ पर अवाम की बातों के लिए ऑर्डर ऑफ द डे तो छपता है, लेकिन उस ऑर्डर ऑफ द डे को बिल्कुल उसी तरह से रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है जिस तरह की आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे। अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस जिस पार्लियामेंट पे डेली के करोड़ों रुपए लग चुके हैं और ऑलरेडी वो अपना एक पूरा साल मुकम्मल करने लगे। अभी वो कह रहे हैं हमने बजट भी पेश करें, बजट पूरा वेरी राइट। अच्छा आलिया बीबी, आपकी जो एक ब्रेक लेनी है, आपका जो वीडियो लिंक है हम कोशिश करेंगे कि तकनीकी तौर पर ठीक हो जाए, तो वो ठीक होता है तो उसके ऊपर बात होगी, लेकिन उससे ज़्यादा काफ़ी तवक्कुफ़ किया मोहम्मद अफजल खान साहब ने। ब्रेक के बाद आता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है वो अपनी जगह पर है, और फिर उसके बाद एक और दरख्वास्त दायर कर दी कि हम 14 मई को इंतखाबात नहीं करा सकते। तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन बात वो कर रहा है जो हुकूमत कर रही है, तो फिर कौन सी इंडिपेंडेंस भाई? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। अफजल खान साहब काफ़ी तवक्कुफ़ किए हुए हैं
अफजल साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी की पूरी लिवरेज लेते हुए सबसे पहले तो ये ECP जाता है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर कि 14 मई को हम इंतखाबात नहीं करा सकते। इतनी कोई बड़ी मजबूरी है? ये 100% झूठ है। सच क्या है, अगर आप 1-1.5 महीने पीछे चले जाएं जी, तो किसी कोर्ट में प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से किसी ने पूछा कि क्या आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये ऊपर वाले कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं, सर नीचे वालों ने अपना काम पूरा करना होता है। मैं आपको बता दूं कि इंतखाबात के लिए प्लान बन चुके हैं, टीचर्स की ड्यूटियां लग चुकी हैं, ठीक, इलेक्शन प्लान्स, वो जो जहाँ पे पोलिंग होनी, ट्रेनिंग हो रही है उनको पैसों का बता दिया कि शेड्यूलिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज रेडी। सिर्फ एक चीज़ का ECP रेडी नहीं है, CECP रेडी नहीं है। मैं एक और चीज़ जी, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आने के बाद उसको छपने का ऑर्डर दिया जाता है। आपको मालूम है कि आजकल की प्रिंटिंग मशीनें किस स्पीड के साथ लाखों वो जो है वो प्रिंट कर सकती है विदिन लाइक आवर्स, 1 घंटे में लाखों हो सकती हैं। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में एक तो मुझे ये बताएं कि पहले मुझे ये बताएं कि पैसे आपको कहाँ ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। ठीक है, शायद उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हों, अल्लाह ताला उनकी ज़रूरत गैब से पूरे करे, लेकिन विल नहीं है। और किसकी विल नहीं है? इलेक्शन से कौन भाग रहा है? PDM भाग रही है। और आपने बिल्कुल सच कहा कि इंडिपेंडेंट नहीं है ECP, आप ये कहना चाह रहे हैं? अल्लाह की कसम, अगर वहाँ पे कोई भी ऑनरेबल आदमी मौजूद होता अपने ऑनर के लिए, आपने मुझे लगाया, ठीक है, आपने मुझे लगा दिया, लेकिन इसका मेरी अपनी भी तो कोई डिग्निटी है ना। मेरी डिग्निटी देखो, सेल्फ स्टीम भी है, और दूसरा ये है कि ये जो आइन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उस पर मैंने ओथ लिया है, मैंने इसके मुताबिक चलना है। आप बादशाह हैं, बादशाह गर हैं, लेकिन मैंने अपनी कब्र में भी जाना है और लोगों को भी मुंह दिखाना है। हाँ, ये कि अगर मेरा ये यकीन ना हो कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, कि उसके बाद नहीं पूछा जाएगा, तो इस दुनिया में भी वो जो कहते हैं ना कि फ़कत हशर पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। इनके बारे में किसी बंदे ने कहा था कि आप बाज़ार में जाके कहीं पे बर्गर खा के देख लें। मुझे याद है आज से 30 साल 35 साल पहले हम आपकी तरह जर्नलिस्ट हुआ करते थे, तो हम गए थे लाहौर से आगे गंदम की इफ्तिताह हो रही थी बेनज़ीर भुट्टो की, तो चमन आइसक्रीम के पास हमारी मुलाकात हुई। और किससे हुई? ये जो यहाँ पे जो चौधरी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर बने, ही वॉज इंजॉइंग आइसक्रीम। चौधरी निसार की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि देखो, हम किले में नहीं रह सकते, हम शीशे के घरों में भी नहीं रह सकते, हम दुनिया में किसी भी जगह। अच्छा, और दूसरा ये कि जो मैंने कल परसों एक मूवी देखी कि जो इजराइलीज़ के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया था, हाउ दे वर ट्रैक्ड, ट्रेस्ड एंड एलिमिनेटेड और पनिश्ड। बात यह है कि ये तो दुनियावी निज़ाम है। हम आजकल चूँकि हम रियलिटी देखते हैं कि आमने सामने सारे जाबिर हैं और काहिर हैं। एक चीज़ याद रखें जमील फारूकी साहब, इंसान होता है ना, गलती कर लेता है, लेकिन और शैतान गलती करता है, उसके ऊपर डट जाता है, इंसान रुजू कर लेता है। आज भी टाइम है कि जो जुल्म ज़्यादतियाँ, देखो हर आदमी को पता चलता है कि ये मैं अब कानून के अंदर हूँ, आइन के अंदर हूँ, अपने हर आदमी अपने इदारे के हदूद के अंदर, कुछ उससे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग समझ लें। आपकी वो जो जुल्म है, अल्लाह की कसम, अल्लाह उनको जलील और बर्बाद करेगा, उनकी नस्लों को भी बर्बाद करेगा। ये अल्लाह का कानून है। एक बाबे के पास एक बंदा गया, उसने कहा बाबा जी दुआ करो। उन्होंने कहा भाई दुआ क्या होती है? बद्दुआ क्या होती है? अच्छा अमल करो दुआ है, बुरा अमल करो बद्दुआ है। मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन आज कंप्लीटली 100% रेडी है। मुझे एक खातून टीचर ने रेडी है, लेकिन जो रेडी नहीं है उनका हमें पता है। मुजम्मिल असलम साहब, वे फॉरवर्ड क्या है सर इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड सर? सर वे फॉरवर्ड इस वक्त सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं हो सकेगा। IMF प्रोग्राम भी जो है
जो कंसेंसस व्यू यही आ रहा है लोगों से कि IMF भी सर्टेनिटी देखना चाह रहा है और अब तो IMF प्रोग्राम 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा और 3 रिव्यूज़ बाकी है। ये बहरहाल ये प्रोग्राम भी नामुकम्मल होगा और फिर 1 जुलाई के बाद हमें फ़ौरन IMF प्रोग्राम चाहिए होगा। और IMF प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि बटन दबाएं तो जो है बल्ब चल जाएगा और बटन दबाएं तो बल्ब बंद हो जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो है नेगोशिएट करना पड़ता है। और IMF, आपका क्या ख्याल है कि जो 13 अगस्त को हुकूमत खत्म होगी उनसे क्या 1 जुलाई को नया प्रोग्राम नेगोशिएट करेगा? सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद जो है अल्लाह भला करे आपका कि अगर ये 13 अगस्त तक जाते हैं तो फिर उसके बाद 60 दिन और चाहिए, तो यानी कि 13 अक्टूबर हो गया। 13 अक्टूबर को इलेक्शन होता है मिसाल के तौर पे, तो उसके 4 हफ्ते लगते हैं पावर ट्रांसफ़र करने में, तो यानी फिर 13 नवंबर हो गया। फिर जो पावर जिसको ट्रांसफ़र होती है उसको भी ब्रीफिंग लेते हुए सारा कुछ देखते दिखाते फिर जो है वो 6 हफ्ते चाहिए, उसको भी 5-6 हफ्ते, तो दिसंबर चला गया। तो ये जुलाई से दिसंबर तक में मुल्क चलेगा कैसे? पैसे कहाँ से आएंगे? कर्ज कैसे उतारेंगे? अच्छा, जब ये सारी चीज़ें आज मुझे और आपको और लोगों को पता है तो वो उनका कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होगा? और फिर जो सरमायाकार है वो सरमायाकारी क्यों करेगा? एक तरफ कर्ज नहीं आ रहा, दूसरी तरफ सरमायाकारी नहीं आ रही, तो निज़ाम कैसे चलेगा? तो निज़ाम जब नहीं चलेगा, जो आपने पहला भी जो सवाल किया था महंगाई का, जब मुल्क में कारोबार नहीं होगा तो फिर जो है पैदावार नहीं होगी, तो चीज़ें मुहैया नहीं होगी। जब चीज़ें मुहैया नहीं होगी तो महंगाई हो जाएगी। अच्छा मुजम्मिल भाई यहाँ एक और इस एक मतलब मारूजी किस्म का सवाल इससे जुड़ा हुआ, ये जो अभी कराची में अचानक से आटे का बहरान पैदा हो गया है, इज इट बाय डिज़ाइन या हालात वाकई ऐसे हो गए हैं कि अब मजीद किल्लत की तरफ या कहत की तरफ जा रही हैं चीज़ें? नहीं, अभी तो फसल आई है और जब भी बुरी, अगर फसल बुरी भी आती है ना, अगर खुदा ना खासा, अभी तो खबरें बहुत अच्छी फसल की, अगर बुरी भी आती है ना तो यानी कि पूरे साल में जैसे 12 महीने है ना, तो आपके पास आखिरी 1 महीने की गंदम नहीं होती, तो 11 महीने की होती है। तो अभी तो फसल आई है, कुरान की बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक वो जो है दिहाड़ी मारने वाले कारनामे हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि सिंध के शहर सबसे बड़े कराची में गंदम की तरसीलात पे पाबंदी लगा दी है, तो अंदाजा करें। सो दिस इज बाय डिजाइन, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, ताकि उनको फायदा पहुंचाया जाए। जिन्होंने गंदम पकड़ी हुई है उनकी पैसे बने, उनकी दिहाड़ी लगे, और कुछ नहीं। और इसके अलावा तो और कोई कहानी नहीं है। और फिर कराची से टैक्स भी लेते हैं, कराची को महंगा खिलाओ भी, कराची से जो है सारा कुछ छीन दो। ये तो कराची तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे मजलूम तरीन शहर है। आपके सामने है सड़कों के हालात, सिक्योरिटी के हालात, पानी खरीदना पड़ता है हमें यहाँ पे। तो उसके बाद अब ये जो है रही सही कसर, ये आटा शाटा ये भी जो है सारा कुछ ले लिया है। तो अब वो अगली एक और तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह कि वो गरीब को सस्ता पेट्रोल देने के लिए जो है उसको 50 रुपए देंगे, अमीर को महंगा देंगे 50 रुपए। भाई जो सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। मुजम्मिल भाई आप भी इसी इकोनॉमिस्ट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का। इन्होंने अभी 85 अरब रुपए का आटा जो है बांट दिया हाथों से फ्री में। प्रैक्टिकली सिंध हुकूमत जो है, हमने सुनने में आया कि पता नहीं कितने अरब रुपए का राशन बांट दिया और बेचारे गरीब को भी नहीं पता लगा, जिसको मिला कि उसको भी राशन मिला है कि नहीं मिला। तो प्रैक्टिकली तो ये पीडीएम तो मास्टर है गैर यकीनी चीजों को यकीनी बनाने की। तो मैं उसमें एक बात, जो आपने बात पूरी नहीं होने दी जी, कि ये कहते हैं कि जी गरीब को फायदा, गरीब जो 50% है ना पाकिस्तान में, उनके पास तो मोटर बाइक छोड़े साइकिल तक नहीं है, उनके पास तो पूरे कपड़े छुपाने के लिए नहीं है। पॉइंट तो ये जो है ये गरीब वाली कहानी है, उसके पीछे जो है अपनी जबानी है। तो जैसे आटे पे वेरी राइट। मुजम्मिल भाई आपने बड़ा तवक्कुफ किया, आप बड़े काफ़ी देर तक वेट भी किया आपने, आप साथ रहिएगा। मैं ज़रा अजहर सिद्दीक साहब, ये निगरान हुकूमत कैसी निगरान हुकूमत है जी पंजाब की और KPK की, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इसका? पहली तो बात है, मैं एक बता दूं आपको बात, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन वर्चुअली जो है ना वो खत्म हो चुका है। तो मैं समझता हूँ ये
इतना आइन तोड़ दिया है कि इसका वजूद अब रहना नहीं चाहिए और 5 के 5 मेंबरान को घर भेजना चाहिए। आर्टिकल 4 तोड़ने पे 5 तोड़ने पे वजह क्या है? अभी आपने बात जोड़ दी है। देखिए वो इलेक्शन तो करा नहीं सकता, पूरे साल पैसे किस बात के पैसे दे रहे हैं? हम कौन सा टैक्स को पैसे इसके लिए दे रहे हैं कि जाकर बैठे लड़ तल्ले करें, ऑफिस एंजॉय करें? क्या रहे हैं ये लोग? अगर इलेक्शन नहीं करा सकते घर जाकर बैठे यहाँ बैठकर क्या? और फिर ट्रांसफर, इनमें जो पोस्टिंग की है जो की है वो इतना बड़ा करप्शन का सबूत है। एक बात ध्यान में रखिएगा, इनका आर्टिकल 112 और 105 बड़ा क्लियर है। पहले पोल डे देनी है, फिर आपने निगरान को मतलब केपीके में तो आपने पोल डे दी नहीं, निगरान को मतलब गादी को सब गैर कानूनी है। पंजाब के अंदर आपने नजम सेठ अपना मोहसिन नकवी जैसा आदमी मुंतखब कर लिया कि जो नजर आ रहा था कि वो आपका एजेंडा लेकर चलेगा और निगरान हुकूमत जहां जो कुछ कर रही है आपके सामने पर्चे दर्ज कराना, एंटी करप्शन, ट्रांसफर पोस्टिंग, क्या कुछ कर रही है? कौन सा इलेक्शन कराया जा रहा है? और इलेक्शन कमीशन खामोशी से बैठे, लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन से आगे ये नहीं चल सकता, गैर कानूनी और गैर आईनी है जो कुछ भी ये कर रहा है। अब कसूर किसका है? कसूर सिर्फ इलेक्शन कमीशन का। इनका आर्टिकल 218(3) और 220 तोड़ रहा है। अब मसला आ गया है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 190 का इस्तेमाल करके मामला जारी, ये इलेक्शन कमीशन ने करना था और इलेक्शन कमीशन एक कहा, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, अच्छा नहीं लगता उसके लिए, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको, पाकिस्तान की इस वक्त सारी तबाही का जहां जिम्मेदार पीडीएम है वहाँ इलेक्शन कमीशन भी है। और अभी भी आंखें ना खोलनी, अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन आंखें खोलनी नहीं है, ये तो मामला सारा जो कि उनका मकसद एक ही है। नहीं अजहर भाई, अगर यही केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग करता है जो कि नजर आ रहा है, नजर यही आ रहा है अपेरेंटली ये करेगा प्रोलॉन्ग केपीके में भी और पंजाब के अंदर भी, उसका क्या स्टेटस होगा? अवाम कैसे उठा के बाहर फेंके उसको? अवाम के पास क्या ताकत, किस तरह की ताकत है? 90 दिन से ऊपर तो खत्म हो चुका है। मैंने बकायदा शेर रशीद साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इस केयर टेकर का वजूद कोई नहीं है, ठीक, कोई हैसियत नहीं है। आप इलेक्शन कराना नहीं चाहते, जब आप इलेक्शन ही कराना नहीं चाहते तो केयर टेकर कैसे है? वर्चुअली 90 दिन के बाद यहाँ पर पंजाब में चौधरी परवेज लाई, यानी असेंबलियां बहाल नहीं होंगी, वो वापस आ चुके हैं। उधर महमूद खान वो वापस आ चुके हैं। अब ये मामला कोर्ट के सामने आ चुका है, कोर्ट ने अब ये मामला देखना है। और मैं बताऊं ये मसला ऐसे नहीं हल होना। अब ये तो नजर आ गया, सारी प्रोसीडिंग मंगवा ली है, जो हियरिंग में बैठकर जो पैसे नहीं दे रहे थे वहां पर, और जो करप्शन के हवाले से जो सबूत है, मैं उसको भी मामला को लहदा लेके जा रहा हूँ। लेकिन बारीक बात समझिएगा, वजीर आजम आपको पता है यूसुफ गिलानी खातिर नहीं लिखा था तो मेरी पिटीशन के ऊपर घर चले गए, खातिर फिर नहीं लिखा। तो यहाँ हम नहीं चाहेंगे कि आप इनको घर भेज दें। अब यहाँ आप सेक्रेटरी फाइनेंस को, गवर्नर स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को और सेक्रेटरी डिफेंस को, इन सबको तौहीन अदालत में बुलाएं और तौहीन अदालत में इनको बाकायदा, ये तौहीन अदालत हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो चुकी है। और तौहीन अदालत में इनको जरा घर भेजें, उनको सरजनिश करें। वेरी राइट अजहर भाई, वेरी राइट। आलिया बीबी, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप लोग क्या करने लगे हैं अब सारी सिचुएशन पे? एक ही अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तो नाम ही उसका तहरीक इंसाफ है, और हमारी जो ये 26 साल की जिद्दोजहद है चेयरमैन इमरान खान साहब की, हमारे वजीर आजम साहब की, वो तो है ही आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। और हम खड़े हैं और हम ये सारा कुछ देख रहे हैं कि हर इदारा किस कदर रॉट हो चुका है। वही वाली बात है, इलेक्शन कमीशन का एक ही काम था और जिसके वो पैसे लेते हैं वो आइन और कानून के लिहाज से उन्होंने इलेक्शन कराने। जो पहले लास्ट ईयर आपको पता है 9 अप्रैल से पहले जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहते थे हम अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कराएंगे। थोड़े दिन पहले वो जाके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, आप हमें सारी चीजें प्रोवाइड कर दें। और आज आप ये देख लें कि उनकी तरफ से क्या पिटीशन आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर दो बातों पर हमें ये जरूर बात करनी चाहिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक तरफ सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान, एक तरफ दो अदालतें जो है इस चीज को मान रही है कि अदालत का फैसला 2-3 का है, जबकि ये हुकूमत में बैठी हुई और जो मफलूज पार्लियामेंट के अंदर बैठे और पार्लियामेंटेरियंस है वो हमें आज तक 3-4 का पहाड़ा ही सुना रहे हैं, लेकिन ये कहीं पर रिव्यू के अंदर नहीं जाते। दूसरी बात, वही इलेक्शन कमीशन जो कल तक कलीमुल्ला खेल रहा था इस चीज के ऊपर कि हमने डेट देनी और सदर के डेट देने के ऊपर उन्हें ये एतराज था, वही आज जाता है। लॉन्ग मार्च कर रहे हैं आप लोग, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। सिर्फ इसकी तरफ आती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है और इसी तरह से कानून साजी के ऊपर स्पीकर को भी खत लिखता है कि जी सदर मुमलिकत से हमें ये इख्तियार लेकर दें। बात इतनी है कि इस मुल्क के अंदर माशी बहरान आ चुके हैं, आईनी बहरान आ चुका है, अदालती बहरान आ चुका है। इस वक्त अवाम, सिर्फ ये आटे की बात नहीं हो रही है, जो
62% की महंगाई के साथ 100% की इन्फ्लेशन हो चुकी है बेसिक चीजों में। आपको याद है चीनी स्कैंडल के ऊपर ये शोर डालने वाली जो हुकूमत थी, आज मुझे ये बताएं कि आटे की सूरत हाल ये है कि 150% में कम से कम उसकी कीमत में इजाफा हो चुका है और यहाँ पर आपको टोटल खामोशी नजर आती है। बाकी आप ये देख लें एक्सपोर्ट इनकी 24% के लिहाज से कम होंगे, टेक्सटाइल के मिल्स यहाँ पर बढ़ होंगे। वेरी राइट। आलिया बीबी लॉन्ग मार्च करेंगे। सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसकी मैं माजरत चाहूंगा। मैं आपको ये बता दूं, हम अदलिया की हिफाजत के लिए, आइन और कानून की हिफाजत के लिए खान साहब ने अभी अपना वीडियो पैगाम दिया है कि मगरिब के बाद हर कोई अपने अपने इलाके के अंदर निकलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया के साथ खड़े होने की हम खड़े हैं। हमारी जितनी रैलियां हैं, जितने जलसे हैं, जितने लॉन्ग मार्चेज हैं, वो सिर्फ आवाम के लिए। और इस वक्त हम सिर्फ ये जो बार बार हमें कहते हैं ना इलेक्शन इस वक्त आवाम की जरूरत है, क्योंकि IMF ही आप पर एतबार एब्सोल्युटली राइट के इलेक्शन इस वक्त आवाम की जरूरत है और खान साहब के विजन के मुताबिक आप लोग आवाम के साथ खड़े हैं और रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज करने वाली जो बात है वो हो रही है। आलिया हमजा मलिक साहिबा, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम साहब, इतना टाइम किसी को नहीं देते, हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल खान साहब सर, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब स्काइप पे जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तकनीकी मुशगाफियों में आपको पिक्चर्स ज़्यादा घूमती हुई नज़र आ रही होंगी, उसके लिए भी माजरत चाहूँगा। प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है लेकिन इस तरह नज़र नहीं आना चाहिए। एनी हाउ, आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।